Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर भी कर लिए। सो आज ही क्लास का टॉपिक हमारा ये है पंजाब संकट। तो हम पंजाब संकट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें थी, आखिर पंजाब संकट की संधि इसको क्यों दी गई, तो सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को काफ़ी ईजिएस्ट वे के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी नोट्स के साथ। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम देखते हैं पंजाब संकट। तो 1920 के दशक में गठित अकाली दल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1920 के दशक में अकाली दल गठित हुआ था। तो इस दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्रों के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग हो गया और अलग करके मतलब सन 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बनाए गए। पहले ये सब चीज़ जो थी वो एक ही जगह थी। 1970 के दशक में, नेक्स्ट पॉइंट है, 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं। एक बार दोबारा रिव्यू करवा लेता हूँ कि 1920 के अंदर अकाली दल का गठन हुआ और इस दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्रों के यानी उस क्षेत्र भाषा के लेकर आंदोलन चलाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे कि हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश वो एक प्रांत से अलग हो गए और पंजाब एक अलग चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1970 के दशक में अकाली दल के एक तबके ने, पूरे अकाली दल ने नहीं, किसी एक तबके ने पंजाब की भाषा या पंजाब के लोगों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की। उसके बाद क्या हुआ, अकाली दल ने सन 1973 के आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अकाली दल ने सन 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठी थी। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की और कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की भी मांग की थी। यानी कि यहाँ पर अब कैसी स्थिति बनती जा रही है, यहाँ पर हमारी अलगाववाद की स्थिति बनती जा रही है कि बेसिकली जब हमने भाषा के आधार पर उसको अलग किया तो वहाँ के कुछ तबके ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम भारत से अलग हो जाएं और खालिस्तान के रूप में उभर जाएं। ठीक है, तो ये अलगाववाद की स्थिति यहाँ बनी। तो इसी तरीके से बताना आपको, कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की मांग। स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको हमें समझना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार आखिर है क्या। तो देखिए, सन 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी का या उग्रपंथी के लोगों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, 1980 के बाद जो हमारे अकाली दल थे, उसका तबके थे, उनके ऊपर अब उग्रवादी लोगों का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। यानी कि अब ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर अपना पॉइंट बना लिया कि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ पे हथियार रहेंगे, यहाँ सब कुछ रहेगा। फिर क्या हुआ, सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की। यानी कि जहां वो छुप के बैठे थे, जहां उनका मुख्यालय बना हुआ था उग्रवादियों का, तो वहां से उनको निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की थी और उस सैन्य कार्रवाई को हम ब्लू स्टार के या ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सैन्य कार्रवाई की जिसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पंजाब समझौते की। तो बेसिकली जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोगोवाल तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब समझौता किया। इसमें शांति स्थापना के प्रयास किए गए। मैंने आपको बताया ना कि अकाली दल पूरा ही ये नहीं चाहता था कि हमारा जो पंजाब है वो अलग होकर एक अलग देश बन जाए। उसका कोई तबके उग्रवादियों के अंदर आ गए थे, उन पर नियंत्रण हो गया था, तब मांग उठने लगी थी कि खालिस्तान बनाना चाहिए पंजाब को भारत से अलग कर। इसीलिए जुलाई 1985 के अंदर जो हमारे अकाली दल के अध्यक्ष थे हरचंद्र सिंह लोगोवाल ने और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ कि पंजाब के अंदर शांति प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद हमें टॉपिक मिलता है पूर्वोत्तर भारत। इसका मतलब क्या है, देखिए, इस क्षेत्र के अंदर 7 राज्य आते हैं। भारत की 4% आबादी यहाँ रहती भी है, 7 राज्य आते हैं, 4% आबादी वहाँ रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान से लगती हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य द्वार भी है। यानी पूर्वोत्तर भारत बेसिकली हमारा दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसका मुख्य द्वार भी उसको माना। इससे आगे से लिखिएगा कि संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्या यहाँ की राजनीति की संवेदनशील बनाती है।
पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में सभ्यता की मांग, अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों के विरोध मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी हैं। मैंने आपको बता दिया, सभ्यता की मांग को लेकर, अलगाववादी आंदोलनों को लेकर और साथ ही बाहरी लोगों का जो विरोध है उसको लेकर। तो इसी तरीके से हमारे जो पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं के बीच में भी अगर आप टॉप क्वेश्चन ये आ जाए कि पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में समस्याएं क्या क्या हैं, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं इनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की तरफ, यानी कि सभ्यता की मांग के अलग टॉपिक को देखते हैं, फिर अलगाववादी को, फिर बाहरी लोगों की विरोध। अब हम बात करते हैं सभ्यता के लिए आंदोलन। तो देखिए, आज़ादी के समय मणिपुर एवं त्रिपुरम को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था, जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग राज्यों की मांग शुरू कर दी थी। तो बेसिकली पहले के समय में अगर आप देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अब बहुत कम राज्य हुआ करते थे, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र के राज्य हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे तो अलग हो गए, बट वो उन बड़े बड़े राज्यों में अलग अलग लोग रहा करते थे। जैसे कि मान लीजिए उसमें तेलुगु भाषा के भी रहते हैं, हिंदी भाषा के भी रहते हैं, पंजाबी भाषा के भी रहते हैं, जितनी भी भाषाएं होती वो सब मिक्सअप रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि जब हम अपनी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य से पहचाने जाएंगे तो हमारी विशिष्टता जो है वो बरकरार रहेगी, कि हम उन सबसे अलग हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सभ्यता की मांग करी कि हमारी भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य के दे देना चाहिए। और ये मांग कोई छोटी मोटी नहीं थी, यह आंदोलन कोई छोटे मोटे नहीं थे। इसमें कांग्रेस के भी एक बहुत प्रसिद्ध नेता सम्मिलित हुआ थे और काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन किए थे, जिसमें 56 दिन की भूख हड़ताल के अंदर पोट्टी श्री राम लूलू की मृत्यु भी हो गई थी। और इस मृत्यु के बाद कांग्रेस ने 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश के नाम से पहला राज्य घोषित किया कि वो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा लोगों के लिए बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सभ्यता की मांग को लेकर आंदोलन चले और राज्य टूटते गए और अलग अलग अपनी भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जनजाति के आधार पर अलग होते चले गए। तो ये थी सभ्यता के लिए आंदोलन। इसका क्वेश्चन आएगा कि क्यों आंदोलन किए गए, क्यों ये मांग थी, तो आपको बता देना है कि जो हमारी अलग अलग जनजाति रहती है, भाषा आधार पर, संस्कृति आधार पर, वो ये चाहते थे कि हमारी विशिष्टता जो है वो बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने सभ्यता की मांग करी, यानी अलग राज्यों की मांग शुरू कर। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी अलगाववादी आंदोलन की तरफ। तो जब कभी अलगाववादी आंदोलन की बात आती है, सबसे पहले नाम हमें देखने को मिलता है मिजोरम का। तो जनरली जब हमारे देश के अंदर भाषाई के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों का विभाजन हो रहा था, तो क्या था, हमारी सरकार को ये भी डर था कहीं ये आगे चलकर हमारे लिए गलत साबित ना हो। बट ऐसा हुआ नहीं, बट फिर भी हमें कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम ऐसी फेस करने लग गई, यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए थे। मगर अल्टीमेटली इसका ज़्यादा प्रभाव देखोगे तो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो हमारे देश विभाजित हुए थे, उससे हमारा देश टूटा नहीं, बल्कि और क्या हुआ, बन गया और बढ़िया करके आगे ग्रोथ करी। क्योंकि जब देखिए, जब एक जगह पर एक ही जैसे लोग रहते हैं, यानी एक जैसे भाषा है उनकी, एक जैसे के तालमेल, तो उनकी ट्रेड ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हमारा भारत और मजबूत हुआ, मगर जैसे सरकार सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, वो तो फेस करनी पड़ी हमें, उनसे भी हम निपट गए। तो पहला मिजोरम, तो सन 1959 में आसम में मीजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल के जो मतलब मीजो पर्वतीय क्षेत्र में अकाल आ गया था, उसमें असम सरकार द्वारा उचित प्रबंधन ना करने पर यहाँ अलगाववादी आंदोलन उभरे। यानी कि पहले मिजोरम क्षेत्र बेसिकली असम के अंदर आता था, तो सन 1959 के अंदर असम में जो हमारा मीजो पर्वत थी उसके ऊपर अकाल आ गया था वहाँ के लोगों के ऊपर। तो वहाँ की असम सरकार जो थी, उन्होंने कुछ बढ़िया प्रबंधन नहीं करे थे ताकि वो उस सिचुएशन से निकल सके। तो जब वो निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ की सरकार कुछ काम नहीं कर रही थी, तो वहाँ के लोगों ने एक अलगाववादी आंदोलन करे। ठीक है, तो सन 1967 में मिजो ने नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के लाल डेंगा ये नेतृत्व कर रहे थे। इसका लाल डेंगा के नेतृत्व में आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। ठीक है, यानी कि अब अभियान बढ़ता जा रहा है, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। फिर क्या हुआ, 1986 में राजीव गांधी और साथ में हमारा लाल डेंगा के बीच में शांति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य बन गया, असम से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा मिजोरम का टॉपिक। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। इसी अलगाववादी आंदोलन के अंदर एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है नागालैंड, तो उसके बारे में पढ़िए स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि आखिर नागालैंड में क्या क्या बातें चल रही हैं। तो नागा नेशनल काउंसिल यानी कि NNC ने आंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 में भारत से अलग होने और वृहद नागालैंड की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया, यानी अलगाववादी आंदोलन चलाया। कुछ समय बाद NNC में 2 गुट हो गए, यानी कि कुछ थोड़ा समय बीता और NNC के 2 भाग हो गए। पहला निकला ईशाक मुईवा, जिसको हम M के नाम से डिनोट करते हैं। दूसरा निकला खाप लांग, जिसको हम K के नाम से
डिनोट करते हैं। परंतु भारत सरकार ने 2015 के अंदर नागालैंड से शांति समझौता किया और शांति समझौता हुआ भी, मगर ये बताया जाता है कि वहाँ अब भी स्थायी शांति होना बाकी है। तो ये था हमारा नागालैंड का टॉपिक और इसी के साथ हमारा अलगाववादी आंदोलन के टॉपिक भी फिनिश होता है। सो आज ही क्लास की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास जब होगी हमारी नेक्स्ट, तो हम करेंगे बेसिकली बाहरी क्षेत्रों का विरोध, जो कि इसी का एक टॉपिक है। ठीक है, सो आई होप आपके यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट हो या कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, और उसी के साथ भी हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और सारे हिंदी नोट्स के साथ कवर करेंगे। सो थैंक यू।